मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य एमएसजे कॉलेज भरतपुर। सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित पल्लवन की बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। इतिहास संस्कृति का शरीर है और दर्शन उसके प्राण हैं। प्राण सूक्ष्म हैं और वे स्थूल शरीर में विद्यमान रहते हैं, शरीर को संचालित करते हैं। प्राणों की ऊष्मा के अनुसार ही शरीर क्रियाशील रहता है और हम शरीर के संचालन से ही उसमें विद्यमान प्राणों का आभास प्राप्त करते हैं। यही स्थिति संस्कृति के संबंध में दर्शन और इतिहास की है। दर्शन सूक्ष्म है और वह स्थूल इतिहास के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। एक संस्कृति जैसा सोचती है वह उसका दर्शन है और अपने सोच के अनुसार जैसा वह कार्य करती है वही उसका इतिहास बन जाता है। इतिहास मूर्त है, वह हमारी पकड़ में आता है और उसी के आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि इतिहास के उन निर्माताओं का सोच क्या रहा होगा, उनकी सोच कैसी होगी। हम मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण को देखकर ही यह अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदड़ो संस्कृति का नगरीय बोध, वास्तुशिल्प कितना विकसित था। मध्यकाल में बने दुर्गों से निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सत्ता संघर्ष, अपने अपने राज्य के विस्तार का संघर्ष कितना व्यापक था। बुर्के और घूंघट के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मध्यकाल में स्त्री कितनी असुरक्षित और भोग्या मानी गई थी और स्त्री के चरित्र के बचाव के लिए ऐसे कितने आत्मरक्षात्मक प्रयत्न करने पड़ते थे। इस प्रकार एक संस्कृति का इतिहास उस संस्कृति के चिंतन का हमें परिचय देता है। व्यक्ति के शरीर और प्राण दोनों का महत्व है, दोनों साथ साथ अस्तित्वमान होते हैं। इसी तरह का संबंध दर्शन और इतिहास का है। एक संस्कृति अपने दर्शन को चैतन्य करके एक समाज की चिंतनशीलता को गति देती है, तो इस चिंतन को क्रिया में बदलकर उत्कृष्ट इतिहास का निर्माण करती है। वह कर्म में रूपांतरित होकर ही इतिहास में ढलता है तथा आगे की मानव जाति के लिए प्रेरक बनता है, प्रेरणा का स्रोत बनता है। अतः संस्कृति के लिए दर्शन और इतिहास दोनों ही आवश्यक हैं, अंततः संबंधित भी हैं। तो इस प्रकार इतिहास संस्कृति का शरीर है और दर्शन उसके प्राण है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति है। ऋतु में फलों का लगना न केवल प्राकृतिक है बल्कि लाभदायक भी है, किंतु ऋतु के गुजर जाने के बाद भी यदि फल डालों पर ही लगे रहते हैं तो वे न केवल स्वयं सड़ेंगे बल्कि उन डालियों को भी सड़ाएंगे। ठीक यही स्थिति समाज में ऐसे नियमों, कानूनों, रीतियों की है जो समाज की किसी विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखकर बना लिए गए और उनके अनुपालन से सामाजिक व्यवस्था को बेहतर भी कर लिया गया। किंतु जब समाज की उस संबंध में आवश्यकता नहीं रही और समाज उनको ढोता ही रहा तो ऐसे अप्रासंगिक रीति नियमों ने समाज का हित करने के बजाय अहित ही किया। मध्यकाल में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए स्त्री को बुर्के और घूंघट में डाल दिया गया था तथा स्त्री के मान सम्मान की रक्षा की थी, किंतु आज जब स्त्री की सुरक्षा के वैसे संकट नहीं रह गए हैं तब भी उन्हें पर्दे घूंघट में रखकर
सामाजिक विकास की प्रक्रिया में उसे उपेक्षित एवं पिछड़ा रखा जा रहा है, तो यह स्त्रियों के लिए लाभदायक है और न संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक है वरन यह हानिकारक ही है। आज समाज में गतानुगतिकता की गहरी प्रवृत्ति है। वह अपने हर कदम में विवेक का प्रयोग कर उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता का निर्णय करता है। वह समय के बदलाव के साथ अपनी रीति नीति में आवश्यक छटनी भी नहीं करता। जो चला आ रहा है उसे ढोता रहता है, भले ही वह अब अनावश्यक व अप्रासंगिक रह गया हो। और ऐसी रूढ़ियाँ समाज के लिए जहर का काम करने लगती हैं। परंपरागत समाजों में, विशेषकर भारतीय समाज में, यह स्थिति बहुत व्यापक है और उसके विकास में अवरोधक बनी हुई है। भारत का मध्यवर्गीय समाज तो ऐसी रूढ़ियों से अभिशप्त है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान बोध ने अब इस स्थिति में परिवर्तन किया है, किंतु परिवर्तन की गति बहुत धीमी है। इसलिए कह सकते हैं जो चीज़ें प्रासंगिकता खो चुकी हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के बोध पर नए नियम और नई परंपराओं को जन्म देना चाहिए। ठीक है, उसी तरह कि ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। फल खुद सड़ने के साथ डालों को भी सड़ाते हैं। इसीलिए पुरानी रूढ़ियाँ खुद अप्रासंगिक बनती हैं और समाज को खराब करती हैं। अगली सूक्ति है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। सुजान अर्थात सुज्ञानी होने के लिए प्रतिभा का तो अपना महत्व है ही, किंतु प्रतिभा के अलावा ज्ञान का एक और विकल्प है और वह है अभ्यास, निरंतर अभ्यास। प्रतिभा ज्ञान प्राप्त करने की आधारभूत एवं प्रथम शर्त है। उत्कृष्ट प्रतिभा बहुत कम समय में सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। आदि गुरु शंकराचार्य, विवेकानंद आदि ऐसी जन्मजात प्रतिभाएं थीं जिन्होंने बहुत कम आयु में न केवल अपनी परंपरा के उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त कर लिया, बल्कि ऐसे नए और अद्भुत ज्ञान का सृजन किया कि उनकी विद्वता के सम्मुख सारा विश्व आज नतमस्तक हो रहा है। किंतु यदि किसी में जन्मजात प्रतिभा कम है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिभा के बाद ज्ञान का दूसरा जो आधार है वह है अभ्यास। बोधिचर्यावतार में भी कहा गया है कि न किंचित दस्ति तद्वस्तु यदभ्यासस्य दुष्करम, अर्थात कोई ऐसी वस्तु नहीं जो अभ्यास करने पर भी दुष्कर हो, जिसका करना कठिन हो। यदि व्यक्ति कम प्रतिभाशाली है किंतु वह बार बार अभ्यास करता है तो वह भी ज्ञानी बन जाता है। अभ्यास की बारंबारता से स्मृति और समझ की रेखाएं घनी होती हैं। समझ का बहुत सा कार्य आदत में बदल जाता है। बुद्धि के अधिक प्रयोग में लेने से उसमें पैनापन बढ़ता है। मानव बुद्धि की सामर्थ्य बहुत अधिक है, हम उसका बहुत कम उपयोग लगभग 6 से 10% तक कर पाते हैं, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहता है। यदि हम अभ्यास की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो प्रतिभा का अधिक उपयोग कर सकेंगे और ज्ञानी बन सकेंगे। रहीम ने इस कथन के उदाहरण के तौर पर कहा है, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान, अर्थात रस्सी का बार बार आना जाना तो पत्थर पर भी निशान डाल देता है। अतः अभ्यास की प्रभावशीलता चेतन बुद्धि में तो सिद्ध है ही। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।